सोच के देखिए ऐसा क्या किया होगा उन्होंने कि उनके खिलाफ अंग्रेज सरकार ने 200 साल का वारंट निकाल दिया। कोई नॉर्मल इंसान 200 साल तो जी नहीं सकता। सही है, हमने आज तक तो सुना नहीं है कि ये इंसान 200 साल जिंदा है या 200 साल का हो गया है। फिर भी अंग्रेज सरकार ने उनके खिलाफ 200 साल का वारंट निकाला कि इंडिया आजाद हो जाने के बाद भी अगर वो इंसान जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए तो उनको अंग्रेजों के नाम कर दिया जाए, अंग्रेजों के हवाले कर दिया जाए। ऐसा कितना तकलीफ दिया होगा ना, अंग्रेजों को डरा के रखा होगा ना। हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। मैं बात कर रहा हूं उनकी जिनका आज बर्थडे है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इंडियन नेशनल आर्मी उन्होंने बनाई। नॉर्थ ईस्ट में एक पूरा रीजन अपनी आर्मी के कब्जे में ले लिया, अंग्रेजों से छुड़वा दिया, अंग्रेजों के कब्जे से छुड़वा दिया और अपने कब्जे में ले लिया। और उसको बोला इंडिया। मिनी इंडिया जैसा बिहेव करते थे, वहां पे नाम दिया इंडिया। और मिनी इंडिया जैसे बिहेव करते थे। वहां पे खुद की आर्मी थी, खुद के मेडिकल ऑफिसर्स थे, डॉक्टर्स थे, नर्सेस थी, हॉस्पिटल्स थे, स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, यहां तक कि बैंक भी थी। और बैंक में करेंसी नोट्स भी होते थे इंडिया के। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा स्टेप था उस टाइम पे। और अंग्रेज कितने डर गए थे उनसे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तो शहीद हो गए। उसके बाद सबसे पावरफुल अगर देश में कोई मूवमेंट चालू थी तो वो इंडियन नेशनल आर्मी की। जर्मनी, रशिया, जापान, इटली, इन सब से इनका सेटलमेंट था कि कुछ भी हो जाए इंडिया को आजादी दिलवानी है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, जापान, इटली, रशिया, ये लोग सब कौन सी टीम में थे? इंग्लैंड के ऑपोजिट टीम में थे। और इंग्लैंड के ऑपोजिट टीम में होने की वजह से इंग्लैंड का राज्य था इंडिया पे। और इंडिया को बचाने के लिए और इंग्लैंड को हराने के लिए तीन चार देश जो थे बड़े बड़े, वो उनका साथ दे रहे थे। और जापान ज्योग्राफिकली आप अगर वर्ल्ड मैप देखे हो तो इंडिया के बहुत पास में है बाकी देशों के कंपैरिजन में। तो जापान से डायरेक्ट सहायता मिलती थी। और जापान की आर्मी ने सिर्फ 6 और 9 अगस्त को जब हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब फूटे उसके पहले तक, आखिरी क्षण तक इंडिया का सपोर्ट किया, इंडियन नेशनल आर्मी का सपोर्ट किया। और अंग्रेजों को यही डर था कि अगर ये आदमी जिंदा बच गया तो अंग्रेजों को जमीन से उखाड़ फेंकेगा, इंडिया से उखाड़ फेंकेगा। इसलिए 200 साल का वारंट निकाला। अच्छा, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो और एक बात बता देता हूं। 1968 इंडिया आजाद हुआ 1947 में। और अंग्रेजों ने यह खबर फैला दी कि 1945 में सुभाष चंद्र बोस शहीद हो गए। ताइवान के ऊपर से एक प्लेन में जाते हुए क्रैश हो गया। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो, गूगल पे डाल के देखिए, 1945 में कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था ताइवान में। मतलब क्या? ये सब झूठ है, कॉन्स्पिरेसी थियरी, षड्यंत्र है। इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स जो थे, जो लोग इंडियन नेशनल आर्मी के साथ थे, उनको धोखा देने के लिए, उनको झांसा देने के लिए, उनको यह बताने के लिए कि हाँ तुम्हारा नेता मर गया या तुम्हारा हेड मर गया, ये बताने के लिए बोल दिया कि 1945 में एक दिन अचानक बोल दिया कि वो शहीद हो गए, एक प्लेन क्रैश में मर गए। और रिकॉर्ड उठा के देखा तो ताइवान में उस टाइम पे कोई क्रैश ही नहीं हुआ था, जिसकी बात इंग्लैंड की सरकार कर रही थी। मतलब वो मरे ही नहीं थे। 1968 तक अगर वो मर गए होते, अगर वो प्लेन क्रैश में मर गए होते तो 1968 तक, इंडिया आजाद हुआ 1947 में, 21 साल बाद तक उनके घर के बाहर पहरा क्यों देते थे इंडियन पुलिस वाले? क्योंकि अंग्रेजों ने एग्रीमेंट किया था जब वो जा रहे थे 1947 में कि सुभाष चंद्र बोस अगर जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए तो उसको वहां पे भेजा जाए, उसकी बॉडी मिले तो उसको वहां पे भेजा जाए। पर वो मिले नहीं 1968 तक, वरना पुलिस खड़े रहने का क्या मतलब है? और एक बात, दो बातें बता दी मैंने। कॉन्स्पिरेसी थियरी, ताइवान वाली गवर्नमेंट बोलती है कि ऐसा कोई प्लेन क्रैश हुआ नहीं था 1945 में। दूसरा बात, 1968 तक उनके घर पे पुलिस क्यों घूम रही थी? हमेशा 24 घंटे उनके घर पे पहरा रहता था कि अगर सुभाष चंद्र बोस आए तो उसको पकड़ के इंग्लैंड भेज दिया जाए, इंग्लैंड की महारानी के हवाले कर दिया जाए, उसके देश के हवाले कर दिया जाए। एक बात हो गई। दो बातें हो गई, कॉन्स्पिरेसी थियरी, ताइवान वाले प्लेन क्रैश की, और 1968 की। 1996 में एक आदमी ने बोला कि मैं सुभाष चंद्र बोस हूं। ये बात किसी को पता नहीं पड़ने दी। केरला में एक आदमी मिला जिसने मरते मरते बोला कि मैं सुभाष चंद्र बोस हूं। और लोगों ने बताया नहीं ये बात किसी को। अगर बता देते उस टाइम पे, बाद में ये बहुत बड़ी हिट न्यूज हुई, पर उसकी अंतिम क्रिया हो जाने के बाद। तीन बात हो गई। चौथी बात, मतलब सुभाष चंद्र बोस मरे नहीं थे। अच्छा, मानो वो आदमी झूठ भी बोल रहा हूं, 1996 में। चौथी बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन थी लक्ष्मी पंडित, या लक्ष्मी, ऐसे कुछ नाम था उनका, जयश्री लक्ष्मी या लक्ष्मी पंडित। उनको, वो रशिया गई थी और जब वो इंडिया आई तो एक स्टेज पे खड़े रह के, हजारों लोगों की भीड़ में उन्होंने स्टेज पे खड़े रह के एक बात बोलनी शुरू की। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलना शुरू किया? हाँ, विजय लक्ष्मी पंडित, सॉरी मैं देर से बता रहा हूं, विजय लक्ष्मी पंडित। उन्होंने बोला, मैं जब रशिया के दौरे पे थी तो एक ऐसे इंसान से मेरी मुलाकात हुई जिसका अगर मैं नाम बता दूंगी
तो इंडियंस को इतनी खुशी होगी जितनी शायद 15 अगस्त को आजादी के टाइम भी नहीं हुई। और उसका नाम है, ऐसा बोलने गई और जवाहरलाल नेहरू ने बोला रुक जा, बैठ जा, शांत, बोलना मत। मतलब क्या, सीधा बात है। और कौन इतना बड़ा आइकॉनिक स्टार कौन था? वही इंडिया का, जो वहां पे रशिया में मिल सकता था। रशिया से उनकी सांठगांठ थी, उनका सेटलमेंट था कि हम अंग्रेजों को खदेड़ना चाहते हैं। रशिया, जापान, जर्मनी, इटली, ये लोग सब क्या चाहते थे कि इंग्लैंड, अमेरिका इन फोर्सेस को हरा दे और रशिया सुपर पावर बन जाए। बराबर आई बात समझ में? तो ये चौथी बात थी। और फिर भी लोग बोलते हैं 1945 में सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में मारे गए। बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता, और एक लास्ट थियरी, 4 तो बता दी, 5वीं बताता हूं। आज तक जब किसी आदमी की अंतिम क्रिया हो जाती है, अभी हिंदू थे सुभाष चंद्र बोस तो उनको अग्नि दी होगी ना, बराबर है। 1945 में मर गए, ठीक है, प्लेन क्रैश में उनकी हड्डियां मिली थी, उनकी भी अंतिम क्रिया हुई, उनको भी फिर से अग्नि दी गई होगी, उन हड्डियों को भी। और एक बात, अच्छा मैं 4 बात बता चुका हूं, 5वीं बात, उनका कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। सुन रहे हो क्या? किसी भी आदमी का डेथ सर्टिफिकेट होता है, इतना कॉमन आदमी भी नहीं था कि उसका डेथ सर्टिफिकेट ना बनाए। रास्ते पे चलते भिखारी को छोड़ के सबका डेथ सर्टिफिकेट बनता है अगर मर जाए। उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना। और जो वो प्लेन क्रैश में जो आदमी मर गया था, पायलट और साथ में एक आदमी, उसका डेथ सर्टिफिकेट है, पर सुभाष चंद्र बोस के नाम से नहीं है, जापान के एक सोल्जर के नाम से है। तो मतलब ये भी तो कॉन्स्पिरेसी हुई, षड्यंत्र हुआ। 5, छठवां और सबसे पावरफुल षड्यंत्र, जब किसी को अग्नि दे देते हैं उसके बाद में उसकी अस्थियां बचती हैं, हड्डियां बचती हैं, उन हड्डियों को रखा गया है एक जगह पे, पर उसको अभी तक उनकी फैमिली को नहीं दिया गया। उनकी बहन है, उनके भाई है, उनके परिवार है सुभाष चंद्र बोस का, उनको नहीं दिया गया। अगर उनको दे देते तो वो डीएनए टेस्ट कर लेते, और डीएनए टेस्ट कर लेते तो पता पड़ जाता कि ये अस्थियां सुभाष चंद्र बोस की नहीं है। 1945 के प्लेन क्रैश में जो हड्डियां मिली थी, उसका अंतिम संस्कार करने के बाद में जो अस्थियां बची, वो अस्थियों को अभी तक उनकी फैमिली को दिया नहीं गया है। कितने साल हो गए 1945 को? अभी तो इंडिया अंग्रेजों के अंडर नहीं है, फिर भी नहीं दिया गया, क्योंकि यही तो एग्रीमेंट था अंग्रेजों का कि 200 साल का वारंट है। अभी 200 साल का वारंट है, आदमी मर जाने के बाद किस बात का वारंट? बोलने का मतलब सीधा सीधा ये है कि वो उस टाइम मरे ही नहीं थे, वो सिर्फ षड्यंत्र था इंडियन नेशनल आर्मी के और बाकी लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए कि तुम्हारा मेन आदमी मर चुका है, जो तुम्हारे लिए लड़ रहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो आदमी मर चुका है। तो लोग डर जाएंगे ना। सोच के देखिए, कोई युद्ध चालू है और बहुत बड़ा सेनापति या खुद राजा ही मर जाए सामने वाले से युद्ध करते हुए, तो सेना तो डिमोटिवेट हो जाएगी, हार जाएगी। इस उद्देश्य से किया गया था ये। वो अस्थियां अगर एक बार दे दी जाएं तो उनका भांजा अभी भी जिंदा है, पॉलिटिक्स में अभी भी बहुत फेमस है बंगाल में, बोस ही सरनेम है। तो अगर उनके भांजे को मिल जाए वो अस्थियां, तो अपने मामा से डीएनए कहीं तो मैच होगा कि नहीं होगा? और नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो अगर डीएनए टेस्टिंग को भेज दिया तो पता पड़ जाएगा कि वो डीएनए एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस की हड्डियां है ही नहीं, डीएनए उनका है ही नहीं, और जापान के उस सोल्जर से कंपेयर किया जाएगा तो उनका है। बात ही खत्म। ये है एक बड़े रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी और देशभक्त की दुर्दैवी कथा। देश का इतिहास इतना बदल दिया गया है, एक आदमी या दो आदमी या 2 या 4 या 10 परिवारों को सिर्फ हीरो बना के रख दिया है इंडिया के पॉलिटिक्स में, इंडिया के फ्रीडम फाइटिंग में, जबकि काम तो किसी और ने किया था। लाखों क्रांतिकारी शहीद हो गए थे, पर नाम सिर्फ 2 या 4 या 5 परिवारों का लिया जाता है। वेरी बैड। पर हमको क्या सीखना है पता है? नाम होना बहुत जरूरी है, पर नाम हो या ना हो, मेरा काम करके जाऊंगा। सब मर के जाएंगे, मैं कुछ करके जाऊंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हो सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्ति की। और सुभाष चंद्र बोस, आप कभी नहीं मरेंगे, आप हमेशा जिंदा रहेंगे। देश का इतिहास भले ही आपको भुला दे, पर हम देशवासियों का दिल आपको कभी नहीं भुलाएगा, क्योंकि आप जैसा ना कोई था, ना है, ना कोई होगा। इस तिरंगे की कसम है आप सबको, मेरे देशवासियों को, कि प्लीज ऐसे हीरोज से आदर्श लीजिए और अपना कर्म अच्छे से कीजिए। एक सामान्य से दिखने वाला सुभाष चंद्र बोस नाम का एक व्यक्ति इतना बड़ा बन जाता है। देखिए उनके पुराने फोटोज, वीडियोस, बहुत सामान्य आपके मेरे जैसे दिखते हैं, पर फिर भी काम असामान्य करके गए। पूरे अंग्रेजी सल्तनत को हिला के गए। जो 200 साल हम पे शासन कर रहे थे, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य, उसको हिला गए। पसीना आ गया भैया, उनके नाम से डर लगता था उनको। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पसीना तो मुझे भी आ रहा है, पर गर्मी से, देश प्रेम की गर्मी अगर हमें जग गई ना, तो ये पसीना भी बहुत पावरफुल है।